हेलो गाइस, आई होप कि इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। थोड़ा सा लेंथी था बट इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 और ये होने वाला है हमारा लास्ट लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारा फर्स्ट टॉपिक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देखो, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मैंने बहुत सारे मेथड्स बताए थे कॉन्ट्रासेप्टिव के। आइडियल कौन सा होता है? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसे कहते हैं? बैरियर मेथड को। और क्यों कहते हैं? वाई? बिकॉज क्यों कहते हैं इसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव? फर्स्ट, फ्रेंडली यूजर। सेकंड रीजन है इजिली अवेलेबल। थर्ड, रिवर्सिबल होता है। फोर्थ, प्रोटेक्ट फ्रॉम। किससे प्रोटेक्ट करता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से। और लास्ट हमारा होगा नो साइड इफेक्ट। नो साइड इफेक्ट। समझ आ गया? देखो, बहुत सारे मैंने फर्स्ट लेक्चर में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताया था। उन सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर कौन सा मेथड आइडियल माना जाता है? समझ आएगा? इसके अंदर किस मेथड में क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी होती है? किस में होती है? बैरियर मेथड में। क्यों होती है? ये सारे मैंने रीजंस बताए हैं। फ्रेंडली यूजर होता है, कोई भी यूज कर सकता है। इजिली अवेलेबल होता है, जो कॉन्डोम्स वगैरह होते हैं, फीमेल फेमशील्ड होती है। और जो भी मैंने बैरियर मेथड्स बताए थे वो सारे के सारे इजिली अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट, रिवर्सिबल। जो पहले कॉन्डोम्स वगैरह होते थे रिवर्सिबल, दोबारा यूज करते थे, वॉश करके उसे दोबारा यूज कर लिया करते थे। समझ आ गई? नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है उससे प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, उसे होने से रोकता है। नेक्स्ट, नो साइड इफेक्ट। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। समझ आ गई? फ्रेंडली यूजर, इजिली अवेलेबल, रिवर्सिबल, प्रोटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज और इजिली अवेलेबल। ये सारे के सारे रीजंस है। इन रीजंस की वजह से बैरियर मेथड को आइडियल माना जाता है। समझ आ गई? नेक्स्ट आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम बोलते हैं शॉर्ट में एमटीपी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है इंटेंशनली और वॉलंटरी टर्मिनेशन, मतलब एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। बिफोर फुल टर्म। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पॉइंट है इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर
सेफ, एमटीपी सेफ। नेक्स्ट पॉइंट, 40 से 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ईयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो एमटीपी मैंने बताया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को इंटेंशनली वॉलेंट्री टर्मिनेट करना, ठीक है। जो प्रेगनेंसी हो जाती है कंप्लीटली बच्चे का ट्राइमेस्टर पूरा होने से पहले, कंप्लीट बच्चे का डेवलपमेंट होने से पहले, जैसे हम बोलते हैं ना शुद्ध भाषा में, बच्चे को गिरा देना, ठीक है, अपनी मर्जी से बच्चे को गिरा देना, ठीक है, अबॉर्शन करा लेना, उसे हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। समझ आ गया, अपनी मर्जी से होना चाहिए तो उसे हम बोलेंगे एमटीपी। लिखा है ना मैंने, इंटेंशनली वॉलेंट्री टर्मिनेशन मतलब होता है एंडिंग, एंड कर देना, फुल टर्म 9 महीने होने से पहले ही गिरा देना। समझ आ गई, उसे हम बोलते हैं एमटीपी। दूसरा मैंने क्या लिखा है, गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि अनचाहे गर्भ से छुटकारा, सुना है ना, अनचाहे गर्भ से यानी कि अनडिजायरेबल प्रेगनेंसी हो जाना, ठीक है। यह हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गए, कॉन्डोम्स फट गया, है ना, ये कोई भी रीजन हो सकता है। विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बिना कॉन्डोम के सेक्स कर लेना, ठीक है, अनवांटेड किसी और से सेक्स कर लेना, समझ आ गई, उस वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उससे गेट रीड करना, उससे छुटकारा पाना, उसे एमटीपी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो पहले 3 महीने होते हैं ना, उस टाइम पे एमटीपी कराना सेफ माना जाता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा उसमें एमटीपी कराना सेफ माना जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, आगे हो सकता है बच्चे पैदा होने के चांसेस कम हो जाए। समझ आई। नेक्स्ट, 40 से 50 मिलियन एमटीपी वर परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक साल में 40 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म की जाती है, 40 से 50 मिलियन बच्चों को गिराया जाता है। समझ आ गई, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट, अब आता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है ये है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। इसका मतलब होता है डिटेक्शन ऑफ बेबी सेक्स। सेक्स मतलब वो मेल है या फीमेल है। समझ आई। एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है कि जो बेबी है, यूट्रस के अंदर जो बेबी है, उसका पता लगाना कि वो मेल है या फीमेल है। समझ आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। समझ आ गया, उसे डिटेक्ट करना। डिटेक्ट कैसे करेंगे, देखो ये बेबी है, बेबी के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या देखते हैं, क्रोमोसोम पैटर्न देखते हैं। क्या देखते हैं, इसमें देखा जाएगा क्रोमोसोम पैटर्न। क्रोमोसोमल पैटर्न, क्रोमोसोमल पैटर्न से पता लग जाएगा कि एक्स एक्स है या फिर एक्स वाई है। एक्स वाई है तो फीमेल, एक्स वाई है तो मेल हो जाएगा, और ये फीमेल। समझ आ गया। इससे पता लग जाता है कि जो यूट्रस के अंदर बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इससे पता लग जाता है एमनियोटिक फ्लूइड से। लेकिन इसे बैन कर दिया गया। बैन क्यों किया भाई,
बाय एमनियोसेंटेसिस बैन। एमनियोसेंटेसिस को बैन क्यों कर दिया? इसका रीजन था फीमेल फर्टिसाइड, ठीक है, पेट के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही बच्चे को मार देना। पता लग जाता था कि लड़की है लड़का। अगर लड़की होती थी तो पहले जमाने में लड़की होती थी तो उसे श्राप समझते थे, उसे मार देते थे पेट के अंदर ही। तो फीमेल फर्टिसाइड, क्रोमोसोम का पता लग गया, यहाँ से पता लगा कि लड़की है। लड़की हुई तो पहले क्या हुआ करता है, लड़की होती थी यूट्रस में तो उसे मार देते थे, तो इसलिए बैन कर दिया। दूसरा, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। समझ आ गई? फीमेल फोर्टिसाइड यूट्रस के अंदर ही मार दिया। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, बच्चे का पता लग रहा है कि भाई बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, कोई खराबी है, ठीक है, या कोई ऐसी डिसेबिलिटी है, तो उसे पेट के अंदर यूट्रस के अंदर ही मरवा देना। समझ आ गई? इसलिए इन दो रीजन की वजह से बैन कर दिया था एमनियोसेंटेसिस को। समझ आ गया? नेक्स्ट आता है टॉपिक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। नाम से पता लग रहा है, डिसीज दैट कैन ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडीज बोलते हैं। समझ आ गई? जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से, सेक्स के दौरान होने वाली जो डिसीज होती है उसे बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। नाम से पता लगा है ना, सेक्स के द्वारा ट्रांसमिट होने वाली डिसीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मेल से फीमेल में भी हो सकती है, फीमेल से मेल में भी हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? एग्जांपल्स, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, HIV, एड्स, समझ आ गया? ये सारी की सारी जो डिसीज मैंने बताई है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जेनाइटल हर्प्स, HIV और एड्स के बारे में तो सबको पता होगा, ठीक है। HIV और एड्स, HIV और एड्स क्या होती है? ब्लड ट्रांसमिटेड भी होती है। दे आर ब्लड ट्रांसमिटेड, दे आर ब्लड ट्रांसमिटेड ऑल्सो, ठीक है। जितनी मैंने बताई है अभी तक उन सब में से ये दो ऐसी होती है जो ब्लड से भी ट्रांसमिट होती है। हो सकता है नीडल को सिरिंज को शेयर कर दिया, एक लड़के को HIV था, HIV या एड्स, तो उसमें इंजेक्शन लगाया, उसी इंजेक्शन को किसी दूसरे बंदे को लगा दिया, तो इस तरह भी ट्रांसमिट हो सकती है HIV और एड्स। समझ आ गया? इसके अलावा जो बाकी हैं, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनाइटल हर्प्स हो गया, हेपेटाइटिस A और B के बारे में सुना है ना, तो ये सारी की सारी क्या है? ओनली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, ये ब्लड से ट्रांसमिट नहीं होगी। समझ आ गया? नेक्स्ट, अब क्या आता है? सिम्टम्स ऑफ STDs। सिम्टम्स ऑफ STDs,
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? स्लाइटली ईचिंग होना, जेनाइटल रीजन में ईचिंग होना, खुजली होना। दूसरा फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना। स्लाइटली ईचिंग होना, खुजली होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के सिम्टम्स से क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? अगर फिर भी ध्यान नहीं दिया, इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, तो और क्या क्या चीजें हो सकती है आगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि यूट्रस के अलावा किसी और जगह पे बच्चे का इम्प्लांटेशन हो जाना। हो सकता है फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, हो सकता है सर्वाइकल रीजन में हो जाए। सर्वाइकल मतलब सर्वेक्स के अंदर, सर्वाइकल कैनाल की बात कर रहा हूँ, समझ आ गई? हो सकता है और किसी रीजन के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाए, समझ आ गया? यूट्रस के अलावा किसी और रीजन में इम्प्लांटेशन हो जाना एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है, समझ आई? ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये सारे के सारे सिम्टम्स है एसटीडीज के, ठीक है? ये सिम्टम्स अगर स्टार्टिंग में दिखाई दें तो चेकअप कराना जरूरी है, कराना चाहिए, समझ आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है अनेबल टू गिव बर्थ टू यंग वंस, अनेबल टू गिव बर्थ टू यंग वन। जो बच्चे को पैदा करने में सक्षम हो, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं इनफर्टिलिटी। लेकिन इसके लिए एक टेक्निक, एक मेथड आया, उसे बोलते हैं ART। क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से शॉर्ट में बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, by which infertile couple to get fertile। इस टेक्निक से क्या होगा? जो फर्टिलाइजेशन यानी कि जो इनफर्टाइल कपल है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो इस टेक्निक के थ्रू वो ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। क्या क्या मेथड्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे वो मैं बात करता हूं। मेथड्स ऑफ ARTs, ARTs के क्या क्या मेथड्स है उसकी बात करूंगा। फर्स्ट मेथड है, क्या क्या मेथड्स हैं इसके? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के अंदर फर्स्ट आता है, फर्स्ट मेथड है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं IVF। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर क्या होगा? ये क्या है? मेल और ये फीमेल। मेल से हम क्या करेंगे? स्पर्म, मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम। मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम दोनों को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। किसके अंदर? ट्यूब के अंदर।
ये क्या है? टेस्ट ट्यूब। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया? कलेक्ट कर लिया। ठीक है, दोनों को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे इनका क्या करा दिया? फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर होगा, टेस्ट ट्यूब में होगा फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब में होगा फर्टिलाइजेशन। इसलिए हम इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। इसलिए हम किसे क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के बाद इसके बाद क्या होगा? टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रांसफर into the female by two methods। वो कौन कौन से मेथड्स होंगे इसे ट्रांसफर करेंगे? एक होता है ZIFT, जिफ्ट। जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसे हम क्या बोलते हैं? जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और यहां पे लिखा जाएगा हमारा इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर। इसे हम क्या बोलते हैं? दूसरा मेथड क्या है? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर नाम से पता लग रहा है, देखो नाम से पता लग रहा है। देखो ये हो गया हमारा फेलोपियन ट्यूब में बन गया, फेलोपियन ट्यूब में टेस्ट ट्यूब बेबी बन गया। अब इस बेबी के बनने के बाद कहां पर ट्रांसफर करेंगे? फीमेल की बॉडी में। फीमेल की बॉडी में कहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं? तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे या फिर यूट्रस में। फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं? जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और यूट्रस में ट्रांसफर करने को क्या बोलेंगे? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सीधा सा ये है, इसके अंदर अप टू 8 सेल स्टेज, अप टू 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर, अप टू 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर करेंगे। इसके अंदर मोर देन 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। टेस्ट ट्यूब में बेबी बनने के बाद या तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे या फिर यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। फेलोपियन ट्यूब में जगह स्पेस छोटा होगा, इसलिए 8 सेल वाली स्टेज को वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। 8 सेल वाले ब्लास्टोमियर को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। समझ आई? 8 से ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा स्पेस चाहिए, तो यूट्रस में ज्यादा स्पेस होता है, तो 8 से ज्यादा सेल वाली स्टेज के ब्लास्टोमियर को यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। इसे बोलते हैं जिफ्ट, इसे बोलते हैं IUT। समझ आ गया? इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट मेथड है ART का नेक्स्ट मेथड है जिसे हम बोलते हैं गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जिसे हम बोलते हैं गिफ्ट, GIFT, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। देखो इसमें क्या होता है, ये फीमेल है, ये दूसरी फीमेल है, दो फीमेल है। ये फीमेल स्माइल कर रही है, ये डोनर है। ये वाली फीमेल क्या है? डोनर। डोनर क्यों है भाई? क्योंकि
इसके यूट्रस के अंदर जो ओवम है, ये तो ओवम इसके फेलोपियन ट्यूब में, यानी कि इसकी ओवरी तो ओवम बना रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओवम नहीं बन रहा। इस केस में क्या है, ओवम, इस केस में ओवम नहीं बन रहा। इस केस में इस वाली फीमेल में ओवम ही नहीं बन रहा, ओवुलेशन ही नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे ओवुलेशन हो रहा है। तो ये वाली फीमेल जो डोनर है अपने ओवम को किसे दे देगी, इस वाली फीमेल को दे देगी। रिसिपिएंट है, रिसीवर है, ये डोनर किसे देगी, रिसीवर को अपना ओवम दे देगी। ये फंक्शनल है, इसका ओवम ही नहीं बन रहा। समझ आई? तो इसे बोलते हैं गिफ्ट। गैमेट, गैमेट क्या है, ओवम और ये स्पर्म दोनों को गैमेट बोलते हैं। तो गैमेट है ना, ये गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इस गैमेट को किसे ट्रांसफर कर दिया, इस वाली फीमेल को। समझ आई? तो इस वाले ओवम को किसे ट्रांसफर कर देंगे, इसे। समझ आ गई? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, फेलोपियन ट्यूब में, जो इसकी फेलोपियन ट्यूब है ना, वहां पे इस वाले ओवम को ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन करा देंगे। समझ आई? नेक्स्ट, इसके बाद आता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। समझ आ गई? ICPI। अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में ये वाली फीमेल, इसका हस्बैंड ये रहा। समझ आई? अब देखो, इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इससे हमने क्या निकाला, ओवम निकाल लिया। रिमूव ओवम। अब इससे क्या काम किया हमने, ओवम को निकाल लिया, ये निकाल लिया ओवम। अब इसके अंदर क्या है, स्पर्म कम है, इसमें क्या है, स्पर्म की क्वांटिटी कम है। स्पर्म की क्वांटिटी कम है तो क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में स्पर्म को कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, कलेक्शन होगा। कलेक्शन होने के बाद इसे किस में भरेंगे, इंजेक्शन में। अब इस वाले स्पर्म को किस में भर दिया, इन स्पर्म को इंजेक्शन में भरा। इंजेक्शन के बाद अब ये इंजेक्शन यहां लग जाएगा, इंजेक्टेड इनटू ओवम। ठीक है, ये स्पर्म की क्वांटिटी इसमें कम है, स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया, उसे इंजेक्शन में डाला। इंजेक्शन में डालने के बाद ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्म यानी कि ओवम के साइटोप्लाज्म में क्या करना, स्पर्म को इंजेक्ट करना। समझ आ गई? ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करेंगे, ये फीमेल और ये मेल। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में इससे क्या निकालेंगे, ओवम को, और इससे क्या निकालेंगे, स्पर्म को। अब दोनों को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। अब टेस्ट ट्यूब में क्यों डालेंगे भाई, तुम बोलोगे तो फर्स्ट मेथड की तरह नहीं है, क्योंकि जो इसकी स्पर्म की क्वांटिटी है ना, जिसकी क्वांटिटी है, इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, कम है। इसकी क्वांटिटी कम है, तो इसकी क्वांटिटी कम है तो इसे क्या काम करेंगे, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे, और ओवम को भी आर्टिफिशियल तरीके से इसमें कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब क्या बनेगी, वही 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, समझ आ रही है, 32 सेल स्टेज, यानी कि यहाँ पे मोरूला, इस कंडीशन में मोरूला बनाएंगे। जो फर्स्ट वाले केस बताया था ना मैंने, उसमें मोरूला नहीं बन रहा था, वहां पे 8 और 16 स्टेज की सेल थी, यहाँ पे 32 सेल की स्टेज आएगी, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। यहाँ पे मोरूला वाली कंडीशन में कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अब जो मोरूला वाली कंडीशन है अब इसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यूट्रस में। इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में, IUI, इसे हम बोलते हैं इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, समझ आ गई। इसे हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अभी जो 32 सेल वाली स्टेज है ना उसे यूट्रस में डाल देंगे, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। समझ आ गया, मैंने सारे के सारे क्लियर कर दिए 8 टेक्निक। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस।